नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो 9th क्लास को लेकर के। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक में दिक्कत आ रही है तो आपको 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की, उसको भी आपको देखना होगा। ठीक, तो बेसिक समझने के लिए आप इसको देखें, और जो टीजीटी पीजीटी की बैच है वो भी चलती रहेगी। थोड़ी व्यस्तता के कारण जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। और तो चलिए, आज ज़्यादा समय न लेते हैं और जो 9th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है उसका जो अगला जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो कम से कम इस उनकी प्लेलिस्ट में अलग बना दूंगा, उस पर जो है आप फोकस कीजिएगा कंसंट्रेट होकर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, जो हम आपको पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, ठीक है। चैप्टर कौन सा था आपका? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे थे, क्लास 9th है और पहला चैप्टर है ये। अब देखिए हमने अभी तक क्या क्या सीखा था। हमने विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनके कलेक्शन को लेकर के उनको डिफाइन किया था, और हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी सीखा था। उसके पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, इन सभी को सीखा था, जाना था। आज हम सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करें। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको अपरिमेय संख्या, आपको फिर से आपको याद दिला दें कि परिमेय संख्या पहले देखिए जो होती है वो p बटे क्यू के रूप में आप उसे लिख सकते हैं, और q जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपको नया याद आ रहा हो तो आप इसके पहले की वीडियो जो लेक्चर 1 है 9th क्लास का, उसे आप पूरी तरह से देखें। अब देखिए आज का जो भी टॉपिक लेंगे उसके पहले कुछ और एग्जांपल्स को हम ले लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका संख्या रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, इस तरह से एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और ये सो ऑन इनफाइनाइट तक। कल हमने आपको बताया था √2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। ठीक है, तो √2 को जब आपको संख्या रेखा पर दिखाना था, क्योंकि देखिए √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √2 जो है ये कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसलिए, और जैसे p बटे क्यू के रूप में तो दिख रहा है ना ये, लेकिन p एक इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। तो q तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा जो √2 है ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे? देखिए हमने क्या बताया था आपको, इसको आप इक्वल टू कर लेंगे √1 + 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए इस रूप में लिख लेंगे। फिर आप पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये कोई अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? अगर ये लंब है, ठीक है, ये आधार है बेस, और ये आपका कर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B², यही ना होता है? तो ये डी इज इक्वल टू √L² + B², है ना? तो अगर जो है आपको डी प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? डी प्राप्त करना है और आपके पास ये दोनों वैल्यू दी हुई है, जैसे ये बराबर अगर 1 है और ये भी बराबर 1 है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है एक 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे और यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक ना?
तो आपके पास ये जो दूरी आएगी ये क्या आ जाएगी, √1² + 1², जिसका वैल्यू है √2, है ना। तो यही चीज़ आपने कल किया था कि आपको जो एल और बी पता चल रहा है, इसको आपने पहले जो है यहाँ पर ड्रा कर लिया था, तो उसी आधार पर इसको आपने हल किया था। जैसे आपने 0 से 1 पर गए, 1 से आप जो है जो आपका ऊपर की तरफ आपने एक बिंदु ले लिया, जिसकी मान लीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपने जो ऊपर की तरफ से ये भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, ये सीधी दूरी होगी, ये क्या आएगी, ये √2 आएगी। अब √2 ये है अगर, तो अगर हम अपना जो प्रकार होता है इसको ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ भी इसको ऐसे ऐसे ले जाएंगे, √2 त्रिज्या को मान करके इस तरह से अगर हम ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो आया है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो कट किया है, तो ये दूरी भी तो √2 हुई। तो जो संख्या रेखा पर आप देखेंगे √2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इसके सीधे में देखिए ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये √2 है ना। तो इस तरह से आपने √2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखेंगे कुछ और संख्याओं को, देखिए जैसे √3 देख लें, √5 देख लें, ठीक है, √6 देख लें, ऐसी कुछ संख्याओं को हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, समझना सिर्फ यहीं पर है कि जैसे आपने √2 को तोड़ा था, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि √3 है, इसको संख्या रेखा पर दिखाइए, तो भाई अगर √3 को संख्या रेखा पर आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे √2 + 1 इस फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और ये बराबर आप लिख सकते हैं, अब दोनों किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो दो किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, प्लस ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना। अब देखिए आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, दोनों में से एक लंब है और एक आधार है, इससे आपको मतलब नहीं कौन सा लंब है कौन सा आधार है, लेकिन अगर आप उतना ड्रा करेंगे तो आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगा। देखिए, तो यानी अगर मान लीजिए जो √2 है, एक तो √2 है, दूसरा है 1, अगर इस तरह से त्रिभुज है, तो अगर एक 1 है एक √2 है, तो अगर ये इस तरह से है, अगर ये √2 है और ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा √3, है ना। तो कर्ण को यहाँ पर याद करेंगे, तो √2 को ड्रा करेंगे और 1 को ड्रा करेंगे। तो देखिए √2 तो आपने यहाँ पे अभी ड्रा किया ही था, सेम इसी तरह से आपको सबसे पहले √2 ड्रा करना होगा, ठीक है। √2 का जब पॉइंट मिल जाएगा, तब यहाँ से आप यहाँ से एक पॉइंट सीधे ऊपर एक बिंदु लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, संख्या रेखा पर इस चीज को थोड़ा और बड़े से दर्शा देता हूँ, साफ साफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या रेखा में बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 0 -1 -2 इस तरह से अनंत तक है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और यहाँ कहीं है 5, ऐसे अनंत तक है, इनफाइनाइट, है ना। अब देखिए सबसे पहले आपने √2 को प्राप्त किया था और √2 यहाँ कहीं आया था, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लिया, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक आपने लाइन ऐसे ड्रा किया एक का, और इन दोनों को जब आपने मिलाया इस तरह से, तो ये जो दूरी हुई, ये जो दूरी हुई √2 के बराबर हुई। तो यहाँ से जब आपने ऐसे लिया ये, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये बिंदु ऊपर रहेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ से ऐसे आपने ड्रा किया यू, ठीक है, ये √2 आपका यहाँ पर आ गया, है ना। √2 है अगर, तो ऑलवेज वो 2 से छोटा ही होगा, तो आप ऐसे समझे 1 और 2 के बीच में ही कहीं होगा, लेकिन ये देखिए 1 के कुछ करीब में है, 2 से काफ़ी कम है, ठीक है। तो एक बात तो ये है। अब देखिए
आपके पास क्या है, ये है √2 है। √2 तो आपने मान लीजिए इतना आपने ले लिया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको 1 लेना है, तो 1 देखिए इसी बिंदु से ऊपर की तरफ इस तरह से सीधी ऐसे आपको लाइन खींचनी है, और जितना 1 की वैल्यू है इसको लेना है और यहाँ से इसे कट लगाना है। ये 90 डिग्री का लेकर कट लगाना है, यानी यहाँ पर एक जब कट लगाएंगे इन दोनों का जो मिलन बिंदु है ये पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट से इसको आप ऐसे मिलाएंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप इसको लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, तो जो नया वाला कट आएगा दोस्तों इस तरह से, ये जो कट है ये है √3। क्या है, √3। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर √2 को भी दिखा दिया, √3 को भी दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा, चलिए अगर मान लीजिए दे देते हैं कि √5 को हमें कैसे यहाँ पर दर्शाना है, तो √5 को दर्शाने के लिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, √5। चलिए √5 को दर्शाना है, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है √4 + 1, √4 + 1, और ये बराबर होगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ये है, एक ये तरीका है कि आप ये बराबर √2 + 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप √2 यहाँ पे पहले ही ड्रा कर चुके हैं, √3 भी ड्रा कर चुके हैं, तो यहाँ पर तो आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधे खाली यही कर रहे हैं ना, और पहले से, तो आपको यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार √2 ड्रा करना होगा, फिर √3 भी ड्रा करना होगा, और उन दोनों के सहयोग से आपको √5 निकालना होगा। वो तरीका है, उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको इरेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये वाला तरीका सीख लीजिए कि इसमें आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या, आप दो चीज लेते हैं, एक तो यहाँ पर क्या लेंगे, √2 लेंगे और √3 लेंगे। इन्हीं दोनों के वर्गों को जोड़ करके जो स्क्वायर रूट आएगा वही तो √5 आएगा। अब देखिए इसको निकालने के लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक √2 है ही, है ना। अगर इस दिशा में √3 लेना है तो इस दिशा, इस यहाँ से यहाँ तक जो है, इस चीज को यहाँ से हम ऐसे माप लेंगे और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर कहीं कट लगा लेंगे, यहाँ कट लगाएंगे, इसको सीधे एकदम ऊपर की तरफ खींचेंगे √2 वाले को। यहाँ पर जहाँ पर मिलन बिंदु होगा इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे अपना रखेंगे 0 से यहाँ पर, और यहाँ से ला करके इस तरह कट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 3 के आगे जो है √ क्या आ गया, √5 आ गया। इस तरह से तो आप ड्रा करेंगे तब जब आपको दोनों पहले से ज्ञात रहे। लेकिन क्योंकि ये नया प्रश्न है, अगर अब आपको ज्ञात नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बताइए। अब देखिए, अब आपको ये वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी, एक की भी। यहाँ पर क्या क्या लेना है, जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाना है ना, तो एक की लंबाई 2 होगी, एक की 1 होगी, तो अगर एक की 2 होगी, एक और दूसरे की 1 होगी, बीच में 90 डिग्री होगा, तो इसका कर्ण होगा ये √5 बन ही जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर 4 × 1 बराबर √5, तो √5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, या तो पहले 1 ले लीजिए, या पहले यहाँ पर हम पहले 2 ले लेते हैं। हम 1 लेकर के भी काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 लें, लेकिन ऊपर की तरफ हम 2 ले लें, लेकिन पहले हम 2 लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 है ना, 2 है यहाँ से यहाँ तक। चलिए 1 लेना है, तो जो भी 2 के बीच का जो गैप है, मिनिमम गैप, उसको इस तरह से आप ऐसे ले लें। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच हमको बनाना था एक,
चलिए इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लें और इसको लेने के बाद ऐसे प्रकार में यहाँ पर रखें और यहाँ पर एक कट मार लें, कट मार लें इस तरह से। अब 0 से यहाँ तक ये चीज़, ये जो दूरी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, √5 आ गया। अब इसी √5 को आपको संख्या रेखा में दिखाना दोस्तों, तब क्या करेंगे, आप इस तरह से आप गोले प्रकार को अपने पकड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर कहीं कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा कट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको लग रहा है कि √5 2 और 3 के बीच में क्यों है, तो आप साधारण सा एक मतलब कि प्रयोग कीजिए इसे मन में, 2 और 3 के बीच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे इसके पहले 2 है, इसके बाद में 3 है, तो देखिए 2 किसका अंडर रूट है, 4 का है, ठीक है, 4 का √2 है 2, 4 का है 2 अंडर रूट, और 9 का है ये 3, ठीक है। तो 4 के बाद आता है 5 √5, सॉरी 4 के बाद क्या, अच्छा ये किसका है, 25 का है, एक मिनट, ये 3 का रूट, सॉरी 9 का जो अंडर रूट है वो 3 है, और 4 का अंडर रूट 2 है, तो 5 किसका है, 25 का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप जब इस तरह से बड़ा सा बनाएंगे ना, तो यहाँ तो मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा, तो शायद जो है ये चीज़ और बड़ा कुछ बने, ठीक है। लेकिन इस जो तरीका है दोस्तों इसको निरूपित करने का, वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगर हम इसको छोटा करके बनाएंगे तो ये और आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं फिगर को, क्योंकि बड़े की ज़रूरत थी तो हमने बड़ा दूर दूर सारे संख्याओं को ले लिया था। लाइए छोटे में ले लेते हैं, जैसे यही तो करना है इसमें। मान लेते हैं कि संख्या रेखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 0। आपने क्या किया, पहले एक यहाँ से 0 से लेकर के आपने 2 ले लिया, और 2 से जितनी इसकी दूरी थी इसकी आधी दूरी यहाँ पर इस तरह से ले ली, इसको मिला दिया, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख करके इस तरह से यहाँ कहीं कट कर लिए, यहाँ पर आ गया √5। तरीका यही दोस्तों, ठीक है, और यहीं पर आएगा संख्या रेखा पर √5। तो ये है कुछ दोस्तों मेथड जिसकी वजह से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम अनंत तक जितनी भी अपरिमेय संख्याएं आती हैं इस तरह की, हम सबको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे √6 है, उसका भी आप ज्ञात कर सकते हैं। √13 है, उसका भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 6 को ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए √5 + 1 करेंगे। 13 ज्ञात करने के लिए √12 + 1 कर सकते हैं। 12 को ज्ञात करने के लिए आपको 6 का भी पता होना चाहिए, या √6 का नहीं भी पता है फिर भी आप कुछ और युक्ति लगा सकते हैं। जैसे √12 है तो 2 6 जा, ठीक है, हाँ, तो आपको √6 को निकालना ही पड़ेगा, √6 को निकालना पड़ेगा, फिर आप इसको भी ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों को इस तरह से आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और मैं आपसे ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप √6 और √13 को अपनी कॉपी में जो है आप बनाइए, ठीक है। और आप अगर मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो आप वहाँ पर हमको मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं उसका फ़ोटो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये नहीं बन रहा है तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में एक 2-3 मिनट का समय निकाल करके इसको भी वहाँ पर दर्शा देंगे, है ना। अब देखते हैं अगला हमारा क्या टॉपिक है। चलिए एक मिनट दोस्तों,
चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ तक जो भी हमने कंसेप्ट सीखा और जो कल वाली अगर आपने क्लास किया होगा, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम अभी तक जो भी पढ़ा है इसके बाद एक एक्सरसाइज है आपका, यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है, 1.2 प्रश्नावली है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए हमने वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या की आपको परिभाषा बताई थी हमने, है ना। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर जो होता है इसमें रेशनल भी आते हैं यानी परिमेय, परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या रियल नंबर होती है। तो हाँ भाई होती है, सही है। तो पहला कथन जो वहां पर दिया हुआ है आप बुक में देखिए, वो कथन सत्य है ना। अगर कहे कोई प्रत्येक परिमेय संख्या भी रियल नंबर होती है, तब ये कथन भी सत्य हो जाएगा कि परिमेय संख्या भी रियल नंबर होती है ना। हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि जो यहाँ पे दे दिया है बस इसका आंसर आ गया, हो गया काम। आंसर तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है। हमें इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला जो स्टेटमेंट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। पहली बात तो ये बात कर रहे हैं संख्या रेखा की। तो आपने जब संख्या रेखा देखा था दोस्तों, जैसी संख्या रेखा है ना, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए क्या प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के फॉर्म का है? प्रत्येक बिंदु तो इस फॉर्म का है नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है संख्या रेखा पर, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं की बात कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं इस रूप की होती है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? देखिए अगर अगर ये स्टेटमेंट में केवल ये कहता कि संख्या रेखा के प्रत्येक जो बिंदु होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। लेकिन संख्या रेखा पर उपस्थित प्राकृतिक संख्याओं की बात किया, यहाँ पर क्या कहा है? यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों जो अंडर रूट यम के फॉर्म में है? अगर यहाँ पर आप 4 को लें, 4 को ले भी लें, ठीक है, तो ये 2 अंडर रूट 2 सॉरी 4 है, सॉरी अंडर रूट यम के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये तो 2 के स्क्वायर के फॉर्म में है, 2 के स्क्वायर के फॉर्म में है 4। तो और 2 जो है, अगर 2 को कहें 2 स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो इसका तो अंडर रूट है, लेकिन इसका अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में आता है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, कहा जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, अगर यम बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? तो यम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएंगी, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो जो है नेचुरल नंबर होती हैं। 0 नेचुरल नंबर होती नहीं, और नेगेटिव जितने भी नंबर हैं वो तो नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इस फॉर्म में, और जो कंडीशन दिया है कि यम एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और संख्या रेखा पर अंडर रूट यम के फॉर्म की होती है, वो स्टेटमेंट असत्य है यानी गलत है। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस
अंडर रूट m के फॉर्म का नहीं होता जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की कंडीशन न देता तो शायद यहाँ पर हम सही कर सकते थे, क्योंकि हर कोई किसी न किसी का अंडर रूट है। एक भी किसी का अंडर रूट है, एक एक का है, दो किसका, चार का अंडर रूट है, तीन किसका, नौ का अंडर रूट है, तीन नौ का अंडर रूट है। ठीक है, तो नौ का अंडर रूट है क्या, तीन। लेकिन नौ क्या है, अगर नौ प्राकृतिक संख्या है, नौ नेचुरल नंबर है ना। चलिए अगला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कह रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या ही नहीं होती, इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, ये भी असत्य है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है इसमें, प्रश्न संख्या 2। क्या पूछ रहे हैं, आप जब ये क्लास किया करें तो बुक को लेकर के किया करें, बुक सामने एनसीईआरटी की रख लें, इससे आपको सुविधा होगी। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप समझिए इसको, कि आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं जिसका जो है आपके पास प्रश्न आपके मौजूद है। ठीक है, प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए धनात्मक पूर्णांकों की बात किया गया है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं, एक पूर्णांक है, दो भी है, तीन भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है। ठीक है, 4 5 इस तरह से अनंत तक जाएगा, और इधर भी ये अनंत तक। ये तो आपका संख्या रेखा है, इस पे हमने सारी संख्याओं को लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको याद कीजिए इंटीजर जब आपको कल पढ़ाया था तब आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों। इंटीजर में जीरो भी होता है, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, और इसके पहले की जितनी होती हैं वो भी होती हैं। -1 2 3 4 5 से अनंत तक, और 0 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, अब सवाल क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक यानी जीरो को छोड़ दीजिए और माइनस वाले इधर जितना है इन सबको छोड़ दीजिए, धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, यानी 1 की 2 की 3 की इधर की सबकी बात कर रहा है। कह रहा है कि क्या इन सबके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें √2 मतलब 2 का वर्गमूल, तो ये तो अपरिमेय है, यहाँ तो लग रहा है भाई अपरिमेय है। यहाँ √3 हमने निकाला, तो यहाँ पर भी जो है देखिए √3 भी अपरिमेय संख्या आपने पढ़ा है। दो ही आपने देखा, उसके बाद अरे सब अपरिमेय आ रहा है। जरा एक और भी देखिए 4 को देखिए, तो √4 आप जब लेंगे तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एक +2 आएगी, एक -2 आएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या इसका जो 4 का वर्गमूल है 2, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तो परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि 2 को आप 2/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और एक भी इंटीजर है। और -2 जो है, -2 को भी p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां -2 भी इंटीजर है और एक भी इंटीजर है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो भी हैं ये संख्याएं जिनकी बातें हो रही हैं, उनके वर्गमूल कुछ तो आपके अपरिमेय आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिमेय भी आ रहे हैं। तो परिमेय अपरिमेय दोनों आ रहे हैं, है ना। अगर इसके आगे ऐसे आप अनंत तक चले जाएंगे, एक संख्या आएगी 16, इसी में ना आएगी, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 9 आएगा, 10 आएगी, 11 12 16 आएगा। 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तब आएगा 4, 4 + 4 -4। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए
तो +4 जो है ये भी परिमेय संख्या है, -4 भी परिमेय संख्या है। और आगे ऐसे बढ़ते जाइए, एक संख्या आएगा 25, 25 का वर्गमूल आएगा +5 -5, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको स्पष्ट हो गया है ना? वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5/1 लिख दिया, ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 1 जो है 0 के बराबर नहीं है और एक इंटीजर भी है, 5 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। अब इंटीजर की डिफिनीशन अगर आपको कल क्लियर हो गया होगा तब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहेगी मेरी बात समझने में। मैं एक बार टाइमिंग चेक कर लूँ, क्योंकि 29 सेकंड पर कहीं, चलिए 30 मिनट हो गए हैं और वीडियो स्मूथली चल रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक क्लियर हो गया हो। और प्रश्न में देखिए, प्रश्न में ये कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये बात हमने बता दी है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते, कुछ के परिमेय भी होते हैं, कुछ के वर्गमूल परिमेय होते हैं। जैसे किसके हमने देखा, देखिए 4 के वर्गमूल हमने देखा परिमेय संख्याएं आ रही थी, 16 के वर्गमूल भी परिमेय संख्याएं आ रही थी और 25 की परिमेय संख्या आ रही, और न जाने कितनी ऐसी हैं, 625 भी उसी में आएगा, उसका वर्गमूल 25 आ जाएगा, +25 -25। आगे जो है मतलब जितनी बहुत सारी ऐसी अनंत संख्याएं आएंगी जो परिमेय भी होंगी। अपरिमेय तो है ही, परिमेय संख्याएं भी बहुत सारी बनेंगी। तो अगर कह रहे हैं कि यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो भैया हमने उदाहरण तो दे दिया, ये 4 का दे दिया, 16 का दे दिया, 25 का दे दिया, इतना तो इनफ है। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले जब मैं निरूपण आपको बता रहा था एग्जाम्पल, √3, √5 ये सारी चीजें आपको मैं दिखाया था, तो आई होप कि वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे देखिए कुछ नया टॉपिक है और इसके बारे में अभी हम आपको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा नया टॉपिक है आज का, यहीं से मुझे स्टार्ट करना ही था, लेकिन कुछ प्रश्नों को भी हमने देखना था, एक छोटी सी एक्सरसाइज थी उसको भी डीप में समझना था, तो वो तो हो गया। अब आज का जो मेन मुद्दा है यहाँ से शुरू होता है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जिस तरीके से समझा था, जाना था, उसी चीज को एक नए तरीके से, एक नए सोच से उसको हम देखेंगे, एक नए दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, इसके अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और विभिन्न तरीकों से उनको हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कुछ हम उदाहरण लेते हैं और उन्हीं उदाहरणों की मदद से, उन उदाहरणों को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, तब को कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी और उन पर हम विचार करेंगे, हम अपना फोकस करेंगे। तो क्या क्या वो संख्याएं हैं, तो देखिए 3 एग्जाम्पल हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। 10/3, 7/8 और तीसरा है 1/7। हमें इनके दशमलव प्रसार को देखना है। इनके दशमलव प्रसार को दोस्तों देखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे भाग करेंगे, जैसे 3/10 इस तरह से। तो देखिए 3×3 = 9, एक शेषफल बचा, फिर आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पर शेषफल क्या बचा था, ध्यान दीजिएगा, एक शेषफल बचा था। अब
फिर 3 तिहाई 9, फिर एक शेषफल बच रहा है, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर 3 तिहाई 9 ले गए, फिर एक बच रहा है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर 3 बार ले गए, फिर 9 आया, फिर एक शेषफल। इस तरह से ये अनंत तक ऐसे चलता जाएगा और ये भी अनंत तक शेषफल आता रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो 7/8 है, यहाँ पर देखिए 8 से 7 में भाग दीजिए, तो यहाँ पर देखिए पहली बार भाग नहीं जा रहा था, 0 बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, एक 0 बढ़ाइए, 7×8 = 56, 7×9 = 63, सॉरी 8 का पढ़ा, 8×7 = 56, 8×8 = 64, 8×9 = 72 होता है, तो 8×8 = 64, 6 आ गया, शेषफल आया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×7 = 56, फिर देखिए यहाँ पर आ गया 4, फिर आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8×5 = 40, यहाँ पर कैंसिल, शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। अगला देखिए 7 का 1 में आप भाग दीजिए, तो 0 बार ले गए, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7×1 = 7, 3 आया शेषफल, 3 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×4 = 28, यहाँ पर आया 2, 2 आया, फिर आपने 0 बढ़ाया, 7×2 = 14, 7×2 = 14, यहाँ पर क्या है, 6 आया, फिर 0 बढ़ाया, 7×5 = 7, 6 × 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×9 = 63 हो जाए, तो 7×8 = 56, फिर आया 4, 4 आया, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर 7×7 = 28, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×5 = 35, फिर यहाँ पर 5 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7×7 = 49, फिर 1 आया शेषफल। अब देखिए एक शेषफल आ गया है, और अब इस बार अगर आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर आप यही प्रक्रिया दोहराएंगे, मतलब 10 यहाँ पर आ गया, और एक बार आप 10 में देखिए यहाँ पर एक शेषफल बचा था, तो आपने इसमें 0 बढ़ा करके ऐसे भाग देते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर फिर अगर आप भाग देंगे तो फिर यहीं तक पहुंचेंगे, और यहाँ पर अभी तक जितनी बार, जैसे 7×1 = 7 ले गए, जब ये आए थे उसके बाद ही एक किए है ना, फिर आया था 3 शेषफल, फिर आया 2 शेषफल, ठीक, फिर आया 6 शेषफल, फिर आया 4 शेषफल, फिर आया 5 शेषफल, फिर अंत में एक शेषफल आ गया। और यहाँ पर भागफल पे जरा विचार कीजिए, तो इतना भागफल आने के बाद या इसके बाद जो है आप कितनी बार ले जा सकते हैं, देखिए आप एक बार ही ले जाएंगे, 7×1 = 7 ले जाएंगे, यहाँ पर आएगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7×4 = 28 ले जाएंगे, देखिए ना एक बार और करके, यहाँ पर 2 बच रहा है, फिर 7×2 = 14 ले जाएंगे, ठीक है, फिर 6 आएगा, तो देखिए 1 4 2, देखिए 1 4 2, इसी तरह से 14, यहाँ 60 बचेगा, ठीक है, 60 में फिर 7×8 = 56 ले जाएंगे, 1 2 4 8 5 7, इसी तरह से आएगा, और फिर अंत में यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा, फिर आपको यही आएगा 1 4 2 8 5 7। यानी यहाँ पर आपने 2-3 बातें देखी। देखिए पहले वाले में आपने क्या देखा कि जो भागफल है, देखिए शेषफल एक ही संख्या आ रही है, यहाँ भी आ रही है, शेषफल पहले दिखाते हैं, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, हर बार एक आ रहा है। भागफल में 3 पॉइंट फिर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3 अनंत तक ऐसे आता जा रहा है, अनंत तक आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या चीज हुआ, 8 आया, 7 आया, 5 है, उसके बाद ये शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, देखिए शेषफल 0, भागफल भागफल क्या आया 0.875,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं आई, उसके बाद ये रिपीट होने लगी। जरा ऑब्जर्व कीजिए, कई चीजें ऑब्जर्व यहाँ पर आप करेंगे। पहली बात तो ये कि कितनी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी इनकी जो संख्या है रिपीट होने वालों की, इनकी संख्या है 7 से छोटी, 7 से एक कम है, यानी 7 से छोटी है। अगर इसको आप x मान लें तो x इज लेस देन 7, यानी जो जिससे आप भाग दे रहे हैं भाजक से छोटी हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, एक संख्या ऐसी है जिसमें आप भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद वो संख्या कट जाती है। ऐसे दशमलव को, ये जो दशमलव संख्या आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जब दशमलव ही शांत हो गया मतलब इसके आगे और कुछ नहीं रिपीट होगा। और ऐसी जो स्थितियां बन रही, ये वाली और ये वाली, इसको अशांत बोलते हैं, अशांत। और इसके और भी नाम हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो आपका है 3.333, इस तरह से जो आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 3.3 बार। ये लिखने का तरीका है, इसको 3 बार लिख सकते हैं, यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है 0.142857, और बार बार यही चीज आता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बार लगा देंगे तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब इसके बाद फिर यही संख्याएं रिपीट होंगी, फिर यही संख्याएं रिपीट होंगी, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो चीज जानेंगे, इसमें हम कुछ कंडीशंस लेंगे। पहला कंडीशन ये है कि, कंडीशन फर्स्ट आप लिखिए कि इसको हम थोड़ा सा कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट आप लिखिए कि जब शेषफल 0 हो जाए, दशमलव में शेषफल जो 0 हो जाए, तो वैसे जो है दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। एक इसका और नाम है शांत दशमलव को, शांत दशमलव का एक दूसरा नाम है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अशांत को अनवसानी कहते हैं, अनवसानी। अशांत को अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी या अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब दोस्तों होता है जो चीज बार बार आता रहता है, आवर्ती फल, जैसे कहते हैं ना आवर्ती फलन। आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्त सारणी जैसे आपने पढ़ा, एक रूप फिर दूसरा रूप फिर तीसरा रूप। आवर्त का मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार रिपीट होता है, एक साइकिल बन जाती है। तो आवर्त का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, आवर्ती। तो ये अनवसानी है और आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे ये क्या था? टर्मिनेटिंग था, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं शांत दशमलव को। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब था जो बार बार रिपीट हो। जैसे कि एक, अगर आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा
तो मैथमेटिक्स में ही एक समय में एक चैप्टर था हाई स्कूल में कि बैंकिंग, तो उसमें जो है डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया जाता है, डिपॉजिट के बारे में बताया, फिक्स डिपॉजिट एफडी को बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक निश्चित अमाउंट जो है समय समय पर उतना अमाउंट बार बार जमा करते रहते बैंक में। तो वही चीज यहाँ पर भी है, रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, ये नॉन शब्द जो केवल टर्मिनेटिंग के लिए लगा है, यानी नॉन टर्म मतलब होता है अनवसानी यानी अशांत, और रिकरिंग का मतलब होता है अशांत है लेकिन रिकरिंग, अशांत होकर के भी ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। एक लक्षण ये है कि ये जो है लगातार आ रहा है, अशांत है, लेकिन कैसा अशांत है, रिकरिंग है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट भी हो रही है। एक तीसरी कंडीशन अभी आएगी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जिसमें अशांत तो रहेगा लेकिन रिकरिंग नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा लेकिन नॉन रिकरिंग भी रहेगा, मतलब वो जो मतलब कि जो संख्याएं आएंगी वो दोबारा जो है एक पैटर्न पर नहीं आएंगी। यहाँ पर जो चीजें रिवाइज हो रही हैं वो एक पैटर्न पर आ रही हैं, एक निश्चित प्रारूप उनका बन के रह रहा है। जैसे यहाँ पर 3 बन गया, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ है 3, तो 3 का रिपीटेशन बार बार लगातार एक एक तरीके से हो रहा है। यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 का एक मतलब कि एक पैटर्न बन गया, और हर बार देखिए 1 4 2 8 5 7 1 4 2 5 8 7, ये एक क्रम में है और यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए दोस्तों, एक कंडीशन यहाँ पर देखिए, आपने 2 कंडीशन देखी। यहाँ पर एक कंडीशन फर्स्ट क्या था, ये वाला था जिसमें सेल्सफुल 0 हो जा रहा था। दूसरा कंडीशन था कंडीशन सेकंड के सेकंड, जिसमें जो है सेल्सफुल बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो सेल्सफुल जो है रिपीट हो रहा था। यहाँ पर देखिए एक खास पैटर्न पे रिपीट हुआ। यहाँ पर देखिए तो एक, यहाँ पता नहीं चला ना, एक ही रिपीट हो रहा था। यहाँ पर देखिए 1 3 2 6 4 5 के बाद देखिए यहाँ पर नीचे जब मैं ले गया फिर से 1 आ गया, फिर 7, फिर 3, फिर 2 2 फिर 6, वही चीजें बार बार यहाँ पर भी रिपीट होने लगी थी। तो इसलिए इनको हमने केस फर्स्ट जिसमें शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग आ गया, और केस सेकंड इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ गया। अब दोस्तों आपके बुक में हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, उनको ऑब्जर्व कीजिए, और एक डस्टर, डस्टर कहाँ चला गया, चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे और कह रहे हैं कि दिखाइए कि ये एक संख्या दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में या इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करिए, और जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन आपको दे दे रहे हैं एकदम कि ये जो कहना चाह रहे हैं ना, उसी आधार पर आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो लिखे 3.14 3.14 2678 2678, ये एक संख्या दी हुई है। कह रहे हैं कि इसको समझाइए, इसको बताइए कि ये एक परिमेय संख्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने परिमेय संख्या की जो पूरी परिभाषा थी, मूल परिभाषा, वो भी बता दी कि ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और पी एंड क्यू जो है इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो है इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर क्यू भले इंटीजर है लेकिन ये 0 ना होने पाए। इस पूरी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें समझाइए कि ये
एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सीधे से, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 है बटे, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ पर 1 लिखिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। तो ये क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले आप ये बताएं। पहली बात, ये जो एक संख्या है ये एक प्राकृतिक संख्या, ऊपर वाली और नीचे वाली भी, लेकिन बात प्राकृतिक की नहीं, बात इंटीजर की है। तो हर प्राकृतिक संख्या भी तो इंटीजर होती है, ठीक है। तो ये जो संख्या ये भी एक इंटीजर है और ये जो संख्या है ये भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं। और ये जो है, क्या ये जीरो तो नहीं, ये जीरो तो नहीं भाई, ये कितना है, देखिए ये 10 लाख है। 10 लाख, 10 लाख क्या जीरो के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरी परिभाषा को पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये p बटे क्यू के रूप में जो संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। आगे एक एग्जांपल है, p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा चलिए, आपने इस संख्या को तो कर लिया व्यक्त बड़े आसानी से, आज जितने अंक पे दशमलव लगा था आपने उतने अंक पे दशमलव लगा दिया। अब एक और मुश्किल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 0.0.3333 एंड सो ऑन अनंत। अब बताइए, आपको मुश्किल में डाल दिया कि भाई अगर ये कुछ होता यहाँ पे खत्म हो गया होता तो हम गिन करके बटे में 0 लगा देते, एक लिख करके फिर ये हटा देते, परिमेय संख्या बन जाती। लेकिन ये परिमेय है भी कि नहीं है, अब तो डाउट होने लगा। आप में से कुछ तो सोचेंगे यार ये दे दिया इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अनंत तक जा रहा, अशांत है ना, अशांत तो है। और ये कैसा अशांत है, मतलब ये जो है रिकरिंग अशांत है, रिकरिंग भी है, देखिए रिकरिंग है, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है और अशांत तो है ही। ठीक, अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है। यहाँ पर लेट अस कंसीडर, लेट, यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। 4 बार लिखा, आप भी 4 बार लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने से, 10 से। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3333 सुमान ये होगा। अब देखिए 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव एक अंक इधर खसकेगा, 3.333 इनफाइनाइट। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अगर 3 को अलग लिखें, दशमलव को अलग लिखें तो 0.333। अब ये अनंत तक 3 है तो एक बार और 3 ऐसे लिख लीजिए ताकि अच्छा लगने लगे। अच्छा लगने का उद्देश्य क्या है, जो आपने यहाँ पे लेट किया था x इज इक्वल टू ये है, तो ताकि आपको यहाँ पर कंफर्म लगे, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है दोस्तों यही तो x के बराबर है, यहाँ पर आपने x लिख लिया, x को इधर लाइए 9x हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, 3/9। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1/3। अब ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, आखिर यही जो संख्या है जिसको आपने x माना था उसकी वैल्यू 1/3 आ गई। क्या 1/3 रेशनल नंबर है कि नहीं, तब आप कहेंगे यस सर इट इज रेशनल नंबर बिकॉज
1 is integer and 3 is integer and 3 does not equal to 0, so 1 by 3 is रेशनल नंबर। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। और यही आपको दर्शाना था कि दिखाइए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आपने इस तरह से करके p/q के रूप में लिख दिया, 1/3 आ गया p/q के रूप में, जहां पर एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर है और 3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.272727। वेरी गुड। डॉट एंड सो ऑन फाइनाइट। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं 1.27 का बार ऐसे लिख कर भी दे सकता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। और इसमें करना क्या है, कह रहे हैं कि इसको p/q के रूप में लिखिए और वही पूरी परिभाषा ले दें। कहने का मतलब ये इसको परिमेय संख्या हमको दर्शाना है, हमें बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है। चलिए अब इसको हमें परिमेय संख्या दिखाना है तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। हम इसको x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.272727। क्या ये मानना सही होगा? ये मानना बिल्कुल सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें बचेंगी, हमारे पास क्या आएगा, क्या हम इस यक्स का यहाँ पर दोबारा से उपयोग कर पाएंगे। हमें ये देखना है कि इसमें हम क्या चेंजिंग लाएं कि हमारे पास इस फॉर्म में एक चीज़ बचा रहे, इस फॉर्म में एक चीज़ बचा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू एक्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 127.2727 डाटा फाइनाइट है ना। अब ये बराबर हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1, 127 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 पॉइंट अगर 272727 करें तब क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको ना पता हो तो जैसे कि मान लीजिए 5.45 है, इसको आप लिख सकते हैं कि 1.445, इसको आप लिख सकते हैं 3.245। इस तरह से इधर वाले पार्ट को ना आप तोड़ सकते हैं, इस तरह से तोड़ के निकाल सकते हैं, या 5.0.5 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको सेटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपने इस फॉर्म में लिख लिया, तो देखिए यहाँ पर ये इसके आगे की जो टर्म दिख रहा है x के बराबर दिख रहा है, यहाँ पर आप s से लिख लेंगे, यानी बराबर 126 प्लस x। ठीक है, अब देखिए x को इधर लाइए, यहाँ पर 100x है, ये है 100x है, तो यहाँ पे x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू 126, तो x बराबर 126/99। दोस्तों अब बताइए कि क्या 126/99 एक परिमेय संख्या है। सारी बातें बता दीजिए। देखिए 126 एक इंटीजर है, हियर 126 बिलोंग्स टू z, 99 बिलोंग्स टू z। ठीक है, इंटीजर and 99 does not equal to 0, so this is in the p/q form and this is rational number, परिमेय संख्या है।
है ना, कितना आसान है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 से ही मल्टीप्लाई करें, जितने से आपका जो है ये काम बन जाए आसानी से। एक परिमेय संख्या आएगी, और वो परिमेय संख्या ऐसी आएगी जिसको आप सरलतम रूप में जब आप करेंगे, जैसे कि आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बराबर 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 बटे 3 तिरकन और तिरकन, ये 42 बचे जो 33 आया है। इसको ये और भी छोटा हो जाएगा, 3 इक्यावन 3 3 चौके 12 3 इक्यावन, ये 14 बटे 11 आएगा एक्चुअली। तो 14 भी जो है वो है इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है। 14 बटे 11 जो आया है ये भी क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं। तो जो भी आएगा, अगर आप इसमें 100 क्या जो है 10,000 से भी गुणा करते, फिर उस तरह से हल करते, जो भी आता सेटिंग करके, अंत में एक बड़ी सी संख्या यहाँ पर आती, उसको सरल करते तो वो भी 14 बटे 11 ही आता, है ना। तो ये परिमेय संख्या अंत में आ ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ नया देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा इसका सलूशन इन्होंने दिया हुआ है। दिखाइए कि एक संख्या इन्होंने दी हुई है, कह रहे हैं कि इसको p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी करके दिखा देते हैं आपको, बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूं कि इसे आप स्वयं करें, लेकिन आप ये वीडियो को रोक करके पूरा वीडियो देखने से पहले खुद से एक बार करें, उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक, तो इस बार जो संख्या है, पहले इसको हम इरेज कर दें। हाँ जी, उस संख्या को हम लिख लें। क्या भाई संख्या है 0.2353 0.235 और जो 35 है, 35 पे लगा हुआ बार, इस पर बार लगा हुआ, इसका मतलब दोस्तों 0.2353535 यही चीज रिपीट हो रही है इनफाइनाइट। इसको शो करना है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी कुछ हमें ऐसा करना होगा कि सबसे पहले सवाल आता है कि हम x किसको माने। अगर हम इसको x मान भी लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 इनफाइनाइट, तो अब हम इसमें क्या कुछ करेंगे। देखिए कितने से हम गुणा करें, अगर हम इसमें 10 से गुणा करते हैं तो 2.3535 आएगा। तो हमें इस मतलब कि इस फॉर्म में चेंज नहीं हम कर पाएंगे। अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 23.5353 प्राप्त करेंगे, और जो हम माने हैं कम से कम 2 से शुरू है, 2 फिर 3 5 फिर 3 5 फिर 3 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, तो 1000 से अगर गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा जाएगा यहाँ पर आएगा ना। अगर यहाँ पर दशमलव आ गया तो हम इसको तोड़ करके 2 को इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, अगर 100 से गुणा करते हैं तो 100 में अगर ये 23 दशमलव इतना आ जाए तो भी तो किया जा सकता है। देखिए 100 से अगर गुणा करते हैं तो ये बराबर 23.535353 इस तरह से आता जाएगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या होगी कि हमने जो माना है 2.353535 को माना है, 5 3 को नहीं माना है, इसलिए हम 100 से गुणा नहीं करेंगे। अब हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 1000 से गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं 235.3535 डॉट डॉट सो वन। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 3 प्लस
2.35 35 35 इनफाइनाइट तक 35 लिखते जाएंगे। क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? हमने पहले 235 लिखा क्योंकि 1000 से जब गुणा किया तो 0.3 अंक यहाँ चला गया, ठीक है। और फिर हमने 233 को इसमें से अलग कर लिया, बचा 2, यानी 2 दशमलव इतना बचा, तो हमने इसको अलग लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 2.35 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर 0.235 में लेकर के आना था, 0.235 लाना था। यहाँ पर हमने ठीक, नहीं ये भी सही है, ये भी सही, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये इज इक्वल टू 233 रहने दीजिए प्लस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या था कि 0.235 था ना, तो यहाँ पर भी 0.235 कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो देखिए। तो जितना है 2.35 करना है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस संख्या में 2.35 है, इनफाइनाइट तक है, गुणे 10/10 कर दीजिए। अगर किसी संख्या में आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें हम कर ले रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ऊपर वाला 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक अंक और इधर खसकेगा। हाँ, 10 को हम कॉमन रखते हैं और ये जो नीचे वाला 10 है इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे वाले 10 को जब हम समाप्त करेंगे अगले स्टेप में, इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ लगा देंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर 10 को हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। अब ये बराबर 233 प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अब देखिए ये अंदर वाली चीज को देखिए, 0.235 यही आपने माना था। ये देखिए 235 ये बराबर x माना था। यहाँ पर लिखेंगे आप x इंटू 10, x मल्टीप्लाइड बाई 10। क्या बात समझ में रहे? तो अगर जहां ना समझ में आए आप जरूर हमें बताएं कि किस स्टेप में। आप ऐसे बता दें कि क्वेश्चन नंबर जैसे ये कौन सा चल रहा है और टाइमिंग क्या है और कौन सा स्टेप है, 1 2 3 4 5 कौन सा स्टेप है, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। लेकिन अभी समझ लीजिए दोबारा क्या सीखेंगे। यहाँ पर ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो 10 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और जो नीचे वाला था यहाँ पर मतलब एक इधर खसका दिया, यहाँ पे 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो 10 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 1000x लेफ्ट हैंड साइड में है। अब आप क्या करेंगे, x को 10x को, ये आगे 10x, ठीक है 10x, इसको आप इधर ले आएंगे तो इस 1000 में से। मित्रों, बैटरी लो हो जाने की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए बचे हुए भाग को अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा।